फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे एग्जाम्पलर दिया गया है उस एग्जाम्पलर को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। आपको भी पता है कि हर एग्जाम में एनसीईआरटी का कितना महत्व है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना ही होगा। ये खास करके आप लोग का बीपीएससी के लिए और स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सीटेट की भी तैयारी करते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, ये पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित परिघटना का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। यानी इसमें कहा गया है कि कौन सा है कि जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 20 मिनट पहले तो ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। अगर थ्योरी की क्लास नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उन थ्योरी में हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि इसको जैसे पहला है आप लोग का विसरण। तो विसरण क्या होता है, तो विसरण गैसों में किसी चीज का फैल जाना। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी महक कुछ दूर से ही आपके पास चली जाती है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं विसरण। या आप परफ्यूम मारते हैं, बहुत दूर से आपके पास महक चली आती है, तो है विसरण। यानी गैसों का आदान प्रदान ही विसरण कहलाता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के तरफ प्रवाह होता है, उसे हम विसरण कहते हैं। वाष्पन यानी पानी का वाष्प बन के उड़ जाना। गैसों का संपीड़न, यानी संपीड़न क्या होता है, तो संपीड़न देखिए किसी चीज को हम कितना उसको दबा करके छोटा कर सकते हैं, तो उसे ही संपीड़न कहते हैं। जैसे कि ठोस में संपीड़न नहीं होता है, हम ठोस को दबा नहीं सकते हैं, लेकिन यहीं पे द्रव और गैस में संपीड़न होता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए संपीड़न सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक ठोस है, यहाँ पे द्रव है और यहाँ पे गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, जिससे कि उस पे संपीड़न हम बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। गैस पे उससे कम, गैस पे सबसे ज़्यादा लगाएंगे, फिर द्रव पे, ठोस पे संपीड़न नामात्रा ही लगता है। तो अब देखिए, अब किसमें अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो अगर हम तापमान, जैसे कि पानी को हम गर्म करते हैं, तो जैसे ही हम तापमान देते हैं या तालाब में देखते हैं गर्मियों के दिन में पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी तापमान ज़्यादा होता है तो वाष्पन की दर ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे वाष्पन है, यहाँ पे वाष्पन है, वहाँ पे वाष्पन है, ये सही हो जाएगा। फिर एक पूछा गया है विसरण क्या है, तो इसमें विसरण भी अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो विसरण बहुत तेजी से होने लगता है, और उसके बाद गैसों का प्रसार भी होगा, संपीड़न नहीं होगा। ताप बढ़ाने से संपीड़न नहीं होगा, तो यहाँ पे गैसों का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं वाष्पन, विसरण और गैसों का परासरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आसानी से कर लेंगे। अब आपको संपीड़न के बारे में पूछ लिया जाए, वाष्पन के बारे में पूछ लिया जाए, विसरण के बारे में पूछ लिया जाए, तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। सपोज कीजिए ये गैस है, इसमें दूर है मॉलिक्यूल, अगर हम इस पे दाब ज़्यादा लगा रहे हैं, नीचे से हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, और दाब बहुत ज़्यादा दाब देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वो द्रव में बदल जाएगा। जैसे कि आप जो पीते हैं, ड्यू पीते हैं या किसी भी स्प्राइट पीते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन जब वो गैस है, जब उसको अगर उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए और उस पर प्रेशर ज़्यादा लगाया जाए, उतना ज़्यादा ही वो कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है। तो वही पूछा गया है, ताप एवं दाब को विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्र के साथ बांटती है, यानी पहले उसने सोचा कि हम अगर ताप को बढ़ा दें, ताप को घटा दें, दाब को बढ़ा दें, तो हम किसी भी गैस को द्रव में बदल सकते हैं। अब ये साझा अपने मित्रों से वो कहने जा रही है, तो भ्रमित हो गई। द्रव के लिए परिस्थिति का सही समुच्चय की पहचान कीजिए, यानी वो क्या बताने के लिए भूल गई। तो निम्न ताप निम्न दाब नहीं, उच्च ताप निम्न दाब नहीं, निम्न ताप और उच्च दाब, यानी आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी पूछा है कि तरल का अद्वितीय गुण क्या होता है।
तो केवल गैस तरल का सामान्य व्यवहार करता है। क्या केवल गैस ही तरल हो सकता है? द्रव भी तरल है और गैस भी तरल हो सकता है, ठोस नहीं होगा। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करता है? नहीं। केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करता है? नहीं। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस तथा द्रव तरल के समान ही व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? इस टाइम आप देखते होंगे कि लोग एक मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं और उसमें पानी को रख के ढक देते हैं, ऊपर से एक रेड कलर का कपड़ा या कोई भी एक सूती कपड़ा उस पर ऊपर से ढक देते हैं, जिससे कि पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो वही पूछा गया है कि किस कारण वो ठंडा रहता है। तो क्या उसमें विसरण होता है? तो विसरण किस में होता है? विसरण गैसों में होता है। वाष्प उत्सर्जन कौन करता है? पत्तियां करती हैं, जिससे कि पानी ऊपर उठ जाता है। परासरण ये जल में होता है। परासरण 3 प्रकार का होता है, ये अति परासरण, अल्प परासरण, समपरासरण। इसकी थ्योरी आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे कि परासरण आप लोग को क्लियर हो जाए। अगला है वाष्पन। हाँ, तो वहां पे क्या होता है? वाष्पन होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ पदार्थ को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के, यानी उनके बीच जो कण है आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्थित है? यानी पहले ठोस फिर गैस, पहले ठोस लगाएंगे फिर द्रव फिर गैस, यानी किस में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास में हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है? जल, वायु, पवन, वायु, शर्करा, तेल, ऑक्सीजन, जल, शर्करा। तो ऑक्सीजन क्या, इसको बढ़ते क्रम में लगाना है, तो पहले छोटा फिर बड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ऑक्सीजन गैस है, जल द्रव है और शर्करा ठोस है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापन में परिवर्तित करने पर इन तापमान का सही क्रम क्या होगा? अब इसको आपको क्या करना है? सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। आप कैसे बदलेंगे? तो देखिए, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो सेल्सियस में आपको 273 जोड़ देना होगा। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में आना है तो माइनस, यानी केल्विन माइनस सेल्सियस कर देना है, यानी 273 में से सेल्सियस का जितना मान दिया होगा उसको घटा देंगे। तो अब आप इसको आप ऑप्शन में, हर ऑप्शन में जोड़ के देख सकते हैं। हर में 25 में 273 जोड़िए, फिर 38 में 273 जोड़िए, 66 में 273 जोड़िए। तो सही ऑप्शन इसमें आप लोग का हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। देखिए 273 में आप जोड़ेंगे 25, फिर अगला है, फिर 273 में ही जोड़ेंगे 38, फिर 273 में ही जोड़ेंगे 66। यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो ये 298 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 311 आ जाएगा, यहाँ पे 339 आ जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, यानी इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो पूछा है कि ठोस का द्रव से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है और ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला पूछा गया है, डाई एथिल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 25 सेल्सियस, 56 सेल्सियस, 118 सेल्सियस है। तो निम्नलिखित में से कौन क्वथनांकों को केल्विन माप क्रम में सही निरूपण कीजिए। तो फिर इसमें आप लोग को 273 जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी आपको फिर क्या करना है, 273 में आपको जोड़ना है 35 जोड़ेंगे, फिर 273 में 56 जोड़ेंगे, 273 में 118 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। यानी जल के वाष्पन में वृद्धि, अगर यानी हम क्या कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे जिसकी कि जल का वाष्पन बहुत तेजी से होने लगे। तो जल के तापमान में वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा। जल के तापमान में कमी, क्या आप तापमान घटाएंगे तो क्या ठंडी में तालाब का पानी
वाष्प बन के उड़ता है या गर्मी में? तो गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है। जल को कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर जैसे कि यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतनी है तो किस में बहुत तेजी से होगा? इसमें होगा, तो ये भी नहीं होगा। जल में नमक मिलाने से, अगर जल में अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक घट जाता है, यानी उसकी वाष्पन भी घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? यानी अगर देखिए एक पात्र में आपने हाइड्रोजन रखा है तो कौन सी हम परिस्थिति अपनाएंगे कि जिस इन अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी? तो बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब डालकर, अगर आपने इस पर ऐसे भरा है और इस पर दाब लगा देंगे तो ये तो और पास में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। कुछ हाइड्रोजन गैस को पात्र से रिसाव करके, जैसे कि ये पात्र है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे तो फिर गैस को ये अणुओं को ज़्यादा जगह मिल जाएगा तो फैल जाएगा, तो ये तो होगा। हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा के, अगर ये इतना छोटा है तो इतना है और उसी को हम इतना में रख देते हैं तो इसका बढ़ जाएगा, तो इससे भी तीसरा भी सही है। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिला के, एक तो खुद ही ये भरा हुआ है, ऊपर से और इसमें हाइड्रोजन गैस मिला दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी घट जाएगी। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा, देखिए सी ऑप्शन सही होता है। तो आज की वीडियो अब हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपका सही समझ में आ गया होगा। देखिए आप क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे समझ लेंगे तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चनों को आसानी से आप कर सकते हैं और आसानी से सारे जितने भी आप लोग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं स्टेट के, अगर स्टेट के एग्ज़ाम कर रहे हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसका, या बीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी लगाइए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर तो आप एकदम मत छोड़िए, ज़्यादा फोकस आपका एनसीईआरटी पे ही होना चाहिए। आप अपने रूटीन में बनाइए कि इस दिन हम बुक पढ़ेंगे, इस दिन ये बुक का इतना चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर को हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, सारे आप लोग एग्जाम्पलर। तो ये क्लास 8th का कंप्लीट हो चुका है, तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो क्लास 8th वाला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग उसमें 15 से 16 या 18 चैप्टर है। सारे चैप्टर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 9th वाला पढ़ रहे हैं। तो आज पहला चैप्टर था, तो इसे करके आप लोग को डेली एक चैप्टर का या 2 चैप्टर का मिलता रहेगा। तो